नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। बहुत दिनों से हमारे सामने ये चर्चा होती रहती है, अखबारों में होती है, टेलीविज़न पे होती है, आपस में भी दोस्त लोग चर्चा करते हैं, एडिटोरियल लिखे जाते हैं और बात होती है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। और अक्सर बहुत से ये लोग हैं जो लगातार ये लिखते रहते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन या कि डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो सरकारी जो संस्थान है, जो उद्यम है, उनको बेचा नहीं जाना चाहिए। वो जनता का धन है, वो जनता के लिए बनाया गया है और वो जनता के लिए ही रहना चाहिए। तो उसे पूरी तरह से, यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और डिसइन्वेस्टमेंट भी नहीं होना चाहिए। और ये काफ़ी झगड़ा चलता रहता है। तो बीच में बहुत सारे लोग इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये झंझट है क्या। क्या वास्तव में ये सरकारी संस्थान जो हैं उनको बेचा जाना चाहिए या नहीं बेचा जाना चाहिए। अब ये हैं, दो विभाजन कर दिए हैं, एक स्ट्रेटजिक सेक्टर और दूसरा नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर। तो स्ट्रेटजिक सेक्टर में तो सरकार अपनी भागीदारी रखेगी, अपनी कंपनियों को चलायमान रखेगी और प्राइवेट कंपनियों से उनको अपना काम करती रहेंगी, जो कि डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, पावर है, माइनिंग है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं और टेलीकम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये स्ट्रेटजिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे सोच विचार के किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट अगर सोचा जाएगा, लेकिन अधिकतर सरकारी कंपनियां उनमें रहेंगी। अब इनके अलावा जो दूसरे सेक्टर है वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है कि उनमें जो कंपनियां हैं वो देख समझ करके बेची जा सकती हैं पूरी की पूरी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो सकता है या कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, यानी कि जो शेयर कैपिटल है कंपनी की जो सरकार के पास है उसका वो एक हिस्सा बेच सकती है बिडिंग के हिसाब से। तो उसमें कंपटीशन में लोगों को आना पड़ेगा और तब वो बिड करेंगे, तब उसके ऊपर निर्णय होगा और जो बेस्ट बिडर है, जैसा कि एयर इंडिया के केस में भी हुआ है। अब एयर इंडिया को लगातार सरकार उसको सहारा देके खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, जबकि पूरा का पूरा जो पूरी इतिहास है, एक लंबा इतिहास, उसमें लगातार ये हो रहा था कि उनके लगातार घाटे में चले जा रहे हैं। एक अंदाजे के अनुसार 25 करोड़ रुपया रोज जनता का एयर इंडिया को सरकारी स्तर पे चलाने के लिए खर्च हो रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन वो होता ही चला जा रहा था। आज से 20 साल पहले भी शायद इसका डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि राजनीतिक तौर पे और दूसरे तौर पे भी बहुत सारे इसमें मतभेद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों का विरोध करते हैं, लेकिन क्या उनका विरोध सही है? अब उदाहरण के लिए एयर इंडिया टाटा के पास चली गई, उन्होंने ही जीआरडी टाटा ने ही उसे 1932 में स्थापित किया था और 1953 के आसपास में उसको सरकार ने बिना टाटा से बातचीत किए हुए, जीआर टाटा से बातचीत किए हुए उसको नेशनलाइज कर दिया था। तो अब 2021 में वो वापस टाटा के पास चली गई है। तो रोज 25 करोड़ रुपए का जो नुकसान भारत की जनता को हो रहा था वो तो अब होगा नहीं। अब उसमें अगर नुकसान होगा तो उसको टाटाज को उठाना पड़ेगा, और अगर उसमें फायदा हुआ तो टाटाज के पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी एक चैलेंज को स्वीकार किया है, बहुत बड़ी एक रिस्क ली है। तो अब एक और उदाहरण है, ये तो ताज़ा ताज़ा उदाहरण है, टाटा किस तरह से उसको चलाएंगे
वो देखा जाएगा, अभी देखने की बात है, बहुत सारी उसमें चुनौतियां हैं। लेकिन एक 2002 में हिंदुस्तान जिंक का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, वेदांत ग्रुप के पास वो चली गई थी। तो 1990 के आसपास हिंदुस्तान जिंक की मोनोपोली थी। वो जिंक और लेड के निर्माण में उनकी मोनोपोली थी और मार्केट शेयर उनका करीब 50 से ऊपर प्रतिशत था। कंपनी के ऑपरेशंस जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, प्रॉफिटेबल तो थे और ग्रोथ भी हो रही थी। लेकिन क्योंकि लेड के और जिंक के दाम नीचे जा रहे थे और चीप इंपोर्ट्स हिंदुस्तान में हो रहे थे, तो उसके कारण हिंदुस्तान जिंक लगातार जो उसका जो मार्जिन है, उसका जो मुनाफा है, वो कम होता चला जा रहा था। क्योंकि सरकार ने सोचा कि जिंक और लेड जो है वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आता है, तो सरकार ने 26% कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो बेच दिया 2002 में 445 करोड़ रुपए में अनिल अग्रवाल के स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को, जिसने कि सबसे अधिक बोली लगाई थी। और उन्होंने बोली लगाई थी 40.50 रुपए पर शेयर पर। और आजकल दिसंबर में जो हिंदुस्तान जिंक है उसकी शेयर की कीमत चल रही है करीब 330 रुपए के आसपास। और ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में शायद ये 400 के भी ऊपर चली जाए, जो कि 400 के ऊपर पहले भी ये कीमत जा चुकी है। तो ये परिस्थिति है आजकल। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि शेयर है, उसका मूल्य कितना है बाजार में, शेयर मार्केट में। तो 2001 में उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी शेयर की जो वैल्यू थी शेयर मार्केट के हिसाब से 1527 करोड़ रुपए थी। और 2021 में वो बढ़कर हो गया 1,27,000 करोड़ के आसपास। 2001 में जो आय थी, रेवेन्यू थी, वो 1430 करोड़ थी और 21 में हो गई 18,560 करोड़ के आसपास। और प्रोडक्शन कितना हो रहा था? 2001 में हो रहा था 1,81,000 टन और 2021 में होने लगा 8,70,000 टन से अधिक। दो 2001 में आगे देखें तो इक्विटी का साइज क्या था? तो इक्विटी थी 1160 की और वो बढ़ के हो गई 2021 में 40,310 करोड़ की। नेट प्रॉफिट जो था वो 2001 में था 169 करोड़ रुपए और वो ही बढ़ के 2021 में हो गया 6,805 करोड़ रुपए। 2001 में डिविडेंड जो सरकार को मिला था वो 1 रुपए का मिला था पर शेयर और 2021 में मिला था 17 रुपए का। तो ये एक लेखा जोखा है, उससे ये पता लगता है कि हिंदुस्तान जिंक की जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, बल्कि प्राइवेटाइजेशन हुआ, कंट्रोलिंग स्टेक अब सरकार के पास नहीं रहा, तो उस समय 2001 में 45% स्टेक अपना जब सेल किया था, गवर्नमेंट ने उसको बेचा था, तो उनको 770 करोड़ रुपए के आसपास मिले थे। अब असली बात तो यहां आती है कि जो 30% के आसपास शेयर भारत सरकार ने अपने पास रखा था, उसकी आज की वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो अब आप सोचिए कि जो उस समय 45% बेचा था 700 कुछ करोड़ में, अगर वो पूरा बेच देते तो क्या होता। लेकिन अब जो 30% है उसकी वैल्यू हुई 30,000 करोड़ से अधिक है। और अब तक सरकार को 15,000 करोड़ का सरकार को डिविडेंड मिल चुका है
मार्च 2002 से लेकर के 2021 तक। तो अब सब 17-18 हजार करोड़ से अधिक का डिविडेंड होगा। तो अब इसको हम देखें, एक एक तथ्यात्मक दृष्टि से देखें, इसको भावुक होकर ना देखें, इसको किसी नारेबाजी के प्रभावों में ना देखें, इसको किसी विचारधारा के दबाव में ना देखें, इसकी तुलनात्मक समीक्षा करेंगे तो हम पाएंगे कि हिंदुस्तान जिंक को प्राइवेटाइजेशन करना देश के लिए, सरकार के लिए बेहतर रहा, क्योंकि उनके पास जो 30% के आसपास जो शेयर है, होल्डिंग है, वो उसकी वैल्यू आज 30,000 करोड़ से ज़्यादा है। 15,000 18,000 करोड़ के आसपास में उनको डिविडेंड मिल चुका है पिछले 18 19 20 सालों में। तो इसमें कहाँ नुकसान है? तो जो लोग लगातार बिना गहराई में गए हुए अपने कुछ विचारधारा के दबाव में, या कि अपनी आदतों के दबाव में, या कि सिर्फ सभी जगह होता है लेकिन हिंदुस्तान में कुछ और अधिक होता है कि विरोध के लिए विरोध करना, कि बेच दिया, लुटा दिया, वगैरह वगैरह। कोई भी सरकार इस तरह का काम नहीं करती है। कुछ अपवाद हो सकते हैं जिसमें इस तरह की बात हुई है, लेकिन अगर सोच समझ करके उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है या कि उसके शेयर की पूंजी बेची जा रही है, तो उसमें लाभ भी होने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो जो चुनौतियां हैं कंपटीशन की, जो नई टेक्नोलॉजी के आने की, जो गुणवत्ता बढ़ाने की, जो कि व्यक्तियों से बेहतर काम लेने की, उसमें कई सारे कारण हैं। उसमें आज हम नहीं जाएंगे कि सरकारी संस्थान उसमें अधिकतर पीछे रहते हैं, और प्राइवेट जो जो निजी क्षेत्र है उस पर वो बेहतर रहता है। तो ये जो बदलाव हुआ करीब 20 साल के आसपास में, तो उसके अंदर जो है एफिशिएंसी वो बेहतर हो गई, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो गया, और कंपनी जो है वो अपने आप को उसने बदल दिया, और आज वो जिंक और लेड की दुनिया में सबसे बड़ी जो 10 बड़ी कंपनी है उसमें मानी जाती है, और ये चांदी का प्रोड्यूसर भी है। तो कुल मिलाकर के हम जो कुछ हुआ उसके हिसाब से ये हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक का प्राइवेटाइजेशन देश के लिए, समाज के लिए बेहतर रहा। तो इस विषय में हमने एक छोटी सी चर्चा की, और हमें आशा है कि आपको ये चर्चा जो फैक्ट बेस है, हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जो भी बात हम कहें वो तथ्यों पर आधारित हो, जो कि मीडिया में पहले से हैं, जो टेलीविज़न चैनल पे हैं, जो अखबारों के माध्यम से हैं, जो बहुत सारी रिसर्च में अवेलेबल है, उसी के हिसाब से हम बात करें। कोई अन्यथा के या व्यर्थ के हम अंदाजे उसमें ना लगाएं, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो हमें आशा है कि हिंदुस्तान जिंक के प्राइवेटाइजेशन पर, उसकी 2002 में जो बेचा गया था, और उसको सरकार को और जनता को इस प्राइवेटाइजेशन से कितना लाभ हुआ, ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी। आपका धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम देखा, और हम आपसे फिर दोबारा जल्दी ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।